हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं कि भैया मनी एंड बैंकिंग का वन शॉट का वीडियो एक बार अपलोड कर दीजिए ताकि हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर पाए। तो आपको टेंशन एकदम भी नहीं लेना है। आज के इस वीडियो में हम लोग मनी एंड बैंकिंग का एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग कि आखिर मनी एंड बैंकिंग के वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपको एग्जाम में एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ये टोटल आ रहा है 6 मार्क्स का। और इस 6 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर वाला या तो 2 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली 6 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से 6 नंबर हम लोग कैसे सिक्योर करेंगे, चलिए देखते हैं जल्दी से। तो आपको पता है कि मनी आने से पहले हमारे कंट्री में जो सिस्टम चला करता था उसको हम लोग बोलते हैं, तो आपको पता है कि मनी आने से पहले जो सिस्टम चलता था उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम होता क्या है, इस सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कमोडिटी के बदले कमोडिटी, सामान दे करके सामान लेना। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी। ए क्या किया, चीनी दे करके, शुगर यानी कि चीनी दे करके क्या किया उसने, चावल एक्सचेंज कर लिया। तो चीनी दे करके क्या किया, चावल एक्सचेंज किया, यानी गुड्स के बदले गुड्स, सामान के बदले सामान। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो आखिर बार्टर सिस्टम ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि मनी का एवोल्यूशन हुआ, आखिर किस रीजन से मनी का इन्वेंशन किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। आखिर इस बार्टर सिस्टम का क्या क्या डिमेरिट्स था, क्या क्या ड्रॉबैक्स था। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आखिर ये होता क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए 2 पर्सन है, हाँ भाई ड्राइंग तो थोड़ा मेरा जज मत कीजिएगा, काफी खराब है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए एक है राम और एक है श्याम। तो राम के पास इस वक्त राइस है यानी कि चावल, ठीक है। श्याम के पास इस वक्त शुगर है यानी कि चीनी। ध्यान से देखिएगा, अब राम को चीनी चाहिए, राम को चीनी चाहिए जो कि श्याम के पास अवेलेबल है, बट श्याम को चाहिए शूज। श्याम को चाहिए शूज यानी कि जूते, जो कि राम के पास तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, राम एक्सचेंज करने के लिए तैयार तो होगा बट श्याम एक्सचेंज करना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसको जो भी इससे चाहिए इसके पास अवेलेबल उस टाइम पे नहीं है। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे जो चीज किसी एक पर्सन को चाहिए और किसी 2 पर्सन को चाहिए वो दोनों के पास एक दूसरे का चीज अवेलेबल हो। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो जो सेकेंड ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, आखिर इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मिल्क यानी कि दूध को, आपको पता है कि हम लोग इसको लीटर में मेजर करते हैं, और कपड़े से एक्सचेंज कर रहा है यानी क्लोथ से, जिसको हम लोग मीटर में बोल सकते हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का यूनिट डिफरेंट होने के वजह से प्रॉपर वैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल
नहीं हो पाता था, का यूनिट अलग होने की वजह से प्रॉपर वैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो हमारा जो थर्ड ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक्सचेंज रेट रखा गया है एक गाय के बदले 4 बकरी, 1 काउ इज इक्वल टू 4 गोट्स। लेकिन जो गाय का मालिक है उसको सिर्फ 2 ही बकरी चाहिए। कितना चाहिए? सिर्फ 2 ही। तो इस केस में मान लीजिए अगर एक्सचेंज करेंगे, मान लीजिए पर्सन ए के पास गाय है और पर्सन बी के पास बकरी है, तो बी तो भाई बहुत तेज है, बोले हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, आप 2 बकरी ले जाओ और हमको एक गाय दे दो। लेकिन इसमें लॉस किसको होगा? गाय वाले को, क्योंकि एक्सचेंज तो कितना मिलना चाहिए उसको? 4, बट वो 4 लेना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको सिर्फ 2 ही बकरी चाहिए। तो इस केस में 2 बकरी को एक गाय के बराबर या एक गाय को 2 बकरी के बराबर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू मतलब बार्टर सिस्टम के टाइम पे गुड्स को स्टोर करके रख पाना बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटे से अकाउंट में लाखों रुपए आराम से रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे गुड्स को स्टोर करके रख पाना बहुत प्रॉब्लम होता था। अब स्टोर करना, मान लीजिए बहुत सारा गुड है, एक बार में बहुत सारा क्वांटिटी आप लेकर के आ गए, तो उसके लिए आपको क्या होगा? वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। अब एक बार में सारा गुड्स तो यूज नहीं करोगे ना, तो उसमें क्या होगा? थोड़ा थोड़ा जो गुड रखा है रखे 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 खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जो कि एक ड्रॉबैक है। पॉइंट नंबर 5 है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड वर्ड याद रखिएगा, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, यानी गुड्स के टर्म में फ्यूचर का पेमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। कैसे? मान लीजिए कोई एक पर्सन है, आप उसको अच्छा क्वालिटी का चावल दिए, वो आपको वो बोला कि आप मेरे को 30 kg चावल दो, हम आपको 3 महीने के बाद रिटर्न कर देंगे। तो उसने 3 महीने के बाद रिटर्न तो करा, बट क्वालिटी आपको अच्छा नहीं दिया। तो इस समय क्या हो गया कि फ्यूचर में उसने जो प्रॉमिस कर रहा था कि जिस क्वालिटी का वो आपको चावल रिटर्न करेगा वो चीज पॉसिबल नहीं है। बट मनी का कोई क्वालिटी नहीं होता। आप चाहे 100 रुपए के 10 नोट ले लो, ठीक है, तो कितना हो गया? 1000। या फिर आप 50 रुपए के 20 नोट ले लो, तभी भी कितना हो गया? 1000। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई आपको 50 रुपए का 20 नोट दे रहा है तो वैल्यू कम हो जा रहा है, क्वालिटी खराब हो जा रहा है। ऐसा नहीं होता था मनी के टर्म में, बट गुड्स के टर्म में क्वालिटी डिफरेंट हो जाता है फ्यूचर पेमेंट के टर्म में। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये पांचों अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर कोई भी 2 ड्रॉबैक दे देगा और बोलेगा उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के बाद जिस चीज का इन्वेंशन हुआ वो था मनी। और आपको तो पता ही अभी के टाइम पे पैसा है तो सब कुछ है। तो मनी का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनी का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा, एक्सचेंज का मतलब सेल एंड परचेज दोनों ही आ जाता है। याद रखिएगा, सेल एंड परचेज। तो मनी क्या है? एकदम साधारण भाषा में मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या होता है? इजिली एक्सेप्टेबल है। इजिली एक्सेप्टेबल मनी ऐसा चीज है अगर कोई आपको देगा तो आप आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो, उसमें आप हाँ ना हाँ ना हाँ ना ये नहीं करोगे, आप आसानी से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, विच इज इजिली एक्सेप्टेबल, इसलिए इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछ देगा मनी इज अ डैश टेंडर, तो क्या हो जाएगा? लीगल। लीगल का मतलब होता है जिसको हर जगह इजिली एक्सेप्ट किया जा सके, तो मनी इज अ लीगल टेंडर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं
मनी का फंक्शन, मनी का क्या देखते हैं, फंक्शंस। तो इसको इस तरह से बांटा गया है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ वैल्यू। ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी फंक्शन, दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं मनी के। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आपको कुछ भी अगर सेल करना है, परचेज करना है, आप मनी के थ्रू कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू यानी कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए चावल है, किताब है, गेहूं है, जूता है, कुछ भी है, आप सबको क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में मेजरमेंट इजिली कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी क्या प्रोवाइड करता है कि हम लोग इजिली एक जगह से दूसरी जगह अपने जो भी वैल्यू है उसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। परचेसिंग पावर को आराम से एक जगह से दूसरी जगह आराम से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। फिर क्या है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या प्रोवाइड कराता है कि अपना जो भी गुड्स वगैरह है उसको हम लोग मनी के टर्म में आराम से रख सकते हैं। कुछ भी गुड्स है उसको सेल किए, उसके बदले क्या मिला, पैसा, और आराम से पैसा को हम लोग अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ वैल्यू। और मनी क्या प्रोवाइड कराता है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब मनी के हेल्प से हम लोग फ्यूचर पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सेकेंडरी फंक्शन, याद रखिएगा। ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक है यानी कि मनी सप्लाई, आप इसको एकदम मार्क कर लो, इससे एक नंबर का क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, श्योर है ये, फॉर श्योर। आपका जो ऑब्जेक्टिव आने वाला इसमें से एक उठा करके देगा। तो मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the public at a particular point of time। याद रखिएगा, एक वर्ड यहां पे दिख रहा होगा आपको, पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास जो टोटल पैसा है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम लोग के पास कितना पैसा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सप्लाई ऑफ मनी है, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, स्टॉक। स्टॉक क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आखिर कितना पैसा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसको फ्लो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लो। तो इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग देखते हैं, इसलिए इसको स्टॉक बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो मनी सप्लाई को मेजर करने का जो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है, तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है, इसके टोटल 4 मेजर है, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ एक ही है जो कि है M1 मेजर। इससे भी क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखिएगा। क्या है, M1 मेजर। तो ये होता क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा डिपॉजिट जो कि चेक्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, जनरली बिजनेसमैन लोग करते हैं। और लास्ट होता है अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो M1 मेजर, इसको शॉर्ट में इस तरह आप बोल सकते हो, M1 मेजरमेंट क्या होता है, सीसी प्लस
दीदी, अगर डीडी ना याद रहे तो दीदी याद कर लो, सीसी प्लस दीदी प्लस ओडी, ये आपका M1 मेजरमेंट का फॉर्मूला, तो इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में दे सकता है M1 मेजरमेंट इज, ऑप्शन में ये एक रहेगा, बाकी कुछ अलग अलग रहेगा, तो याद रखना है कि क्या क्या हो गया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जितना पैसा पब्लिक के पास में, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, जितना डिमांड डिपॉजिट्स है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, सीसी दीदी प्लस ओडी। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है बैंकिंग, यानी कि बैंक। तो याद रखिएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बैंक कहलाने के लिए दो काम करना एकदम जरूरी है। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये दोनों काम क्या कर रहा है तो उसको बैंक कहेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स। अब बोलोगे कि भैया मान लीजिए दोनों में से कोई सिर्फ एक ही काम कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मनी एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। जो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करे उसको मनी एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अगर सिर्फ ग्रांट कर रहा लोन, क्या बोलते हैं, मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो सिर्फ क्या करे, लोन्स को ग्रांट करे। तो बैंक कहलाने के लिए दोनों ही काम करना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला, कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है या फिर लोन्स ग्रांट करता है। वो भी क्यों करता है, टू अर्न प्रॉफिट्स, ध्यान रखिएगा, इसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, इट इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, और क्या होता है, ग्रांट लोन्स टू द पब्लिक। ठीक है, क्यों करता है, टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न प्रॉफिट्स, ध्यान रखिएगा। तो कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा आएगा, इस तरह से नहीं देगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, नहीं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक का दो फंक्शन दे दे, तीन फंक्शन दे देगा और उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने को। तो चलिए देखते हैं हम लोग आखिर कॉमर्शियल बैंक्स का क्या क्या फंक्शंस है। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा है लैंडिंग मनी या ग्रांटिंग लोन्स भी बोल सकते हो उसको। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग मनी। तो आखिर डिपॉजिट किस किस फॉर्म में करता है ये ध्यान रखिएगा। पहला आता है नंबर 1, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, इसका अनदर नेम याद रखिएगा, इसको करंट अकाउंट डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसको करंट अकाउंट डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो आखिर डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, ये चेकेबल डिपॉजिट्स होता है। क्या होता है ये चेकेबल डिपॉजिट्स होता है, चेकेबल डिपॉजिट्स। कहने का मतलब है ये ऐसा डिपॉजिट है जिसको हम लोग चेक्स के थ्रू करते हैं, और अगर विड्रॉ भी करना तो चेक्स के थ्रू। ये खास करके बिजनेसमैन लोग का होता है। ये खास करके किसका होता है, बिजनेसमैन लोग का, ये खास करके बिजनेसमैन लोग का होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम लोग, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता, मतलब आप कितना बार भी पैसा निकाल सकते हो। बट यहाँ पे हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसके बदले बैंक चार्जेस कुछ काटती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। तो जो सबसे पहला था वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स। क्या क्या ध्यान से देखिएगा, चेकेबल डिपॉजिट्स होता है, ये किसका होता है, खास करके बिजनेसमैन लोग करते हैं।
यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में नो रेस्ट्रिक्शन रहता है और इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। जो दूसरा है वो ध्यान से देखिएगा, सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? ऐसा डिपॉजिट जिसको कुछ समय के लिए हम लोग फिक्स कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? मतलब आप एक जो एक्सपायरी होगा कोई पर्टिकुलर पीरियड, उसी टाइम पे इसको निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं आप, लेकिन आप जितने टाइम तक के लिए इसको फिक्स किया है, अगर उससे पहले निकालोगे तो आपको उतना ही तक का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना जो पैसा है कुछ समय तक बैंक के पास फिक्स छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? सेविंग्स डिपॉजिट, है ना। तो ये जनरली क्या होता है, हम लोग करते हैं नॉर्मली कि लोगों को सेविंग का आदत लग सके। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में रेस्ट्रिक्शन रहता है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में क्या रहता है? रेस्ट्रिक्शन रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में क्या रहता है? रेस्ट्रिक्शंस रहता है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, बट ध्यान रखिएगा इन तीनों में सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिलता है हम लोग को? फिक्स डिपॉजिट में। उससे कम कहाँ मिलता है? सेविंग डिपॉजिट में। नो इंटरेस्ट कहाँ रहता है? डिमांड डिपॉजिट में। नो इंटरेस्ट हम लोगों को, नो इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? डिमांड डिपॉजिट में। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आते हैं नेक्स्ट लैंडिंग मनी की ओर। तो ध्यान रखिएगा कि आखिर किस तरह से वो लोन देता है। पहला, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम अपना कोई गुड सेल किए हैं किसी को, तो वो क्या किया, हमको पैसा देने के बदले क्या करता है, एक बिल दे देता है। उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, BR, ठीक है। उसमें एक अग्रीड अमाउंट लिखा रहता है जितने पे हम सेल किए होंगे कि इतना मंथ के बाद उसका पैसा हमको मिल जाएगा। बट मान लीजिए कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस बिल के अमाउंट था 20,000 रुपये। कितना था? 20,000 रुपये। अब हमको क्या हो गया ना कि 3 मंथ बाद, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसका विड्रोवल होगा जुलाई में, फॉर एग्जाम्पल के लिए कब होगा? जुलाई में। और लेकिन हमको जरूरत पड़ गया मार्च में ही। कब पड़ गया? मार्च में। तो भाई बिल तो हमको मिलने वाला इसका अमाउंट जुलाई में, जरूरत पड़ गया कब? मार्च में। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे कर्ता धर्ता बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं देखो ये 20,000 का बिल है, ठीक है, इसका डेट जुलाई है बट हमको अभी चाहिए। तो वो क्या करता है, बोलता है ठीक है भाई साहब हम आपको दे तो देंगे, बट आपके बिल में से हम कुछ डिस्काउंट काट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो 2,000 उसने कट कर लिया, तो 20,000 का बिल था, 2,000 बैंक डिस्काउंट काट लिया, बचा कितना? 18,000 रुपया, ये हमको मिल गया। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट है वो है कैश क्रेडिट। क्या है? कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है ना कि जो बैंक होता है एक बोरोवर के नाम पे, जो भी बोरोवर पैसा बोरो करने आएगा उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन करवाता है, और उस अकाउंट में उसको जितना पैसा चाहिए होता है वो दे देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 लाख रुपए, कितना दे दिया? हाँ, तो ये फ्री में नहीं देता, याद रखिएगा, इसके बदले कुछ सिक्योरिटी आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि बोरोवर के अकाउंट में 5 लाख रुपया डाला, तो बोरोवर क्या किया कि वो 5 लाख रुपया एक बार में नहीं निकालता। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला बार जब वो विड्रॉ किया तो 2 लाख निकाला, पहला बार जब विड्रॉ किया तो 2 लाख। तो बैंक इस 5 लाख पे लोन, मान लीजिए 2 लाख निकाला, तो बैंक इस 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं काट करके, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5%, तो किस पे काटेगी? वो एक्चुअली में जितना अमाउंट निकाल रहा है हर बार, नेक्स्ट टाइम फिर वो 1 लाख निकाला, तो फिर से बता रहे हैं इस 5 लाख पे वो लोन, तो फिर से बता रहे हैं इस 5 लाख पे वो इंटरेस्ट नहीं काटेगा, किस पे काटेगा? वो 1 लाख पे। मतलब
आपके अकाउंट में जो पैसा डाल दिया गया, टाइम टू टाइम जो विड्रॉ कर रहे हो आप, उसी पे ही वो इंटरेस्ट काटती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। थर्ड होता है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस सुनने में दोनों सिमिलर है, एक ही डिफरेंस है माइनर सा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था कि जितना पैसा निकाल रहा है टाइम टू टाइम उस पर इंटरेस्ट काटता है, नहीं, यहां पे होल अमाउंट सैंक्शन, मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए उसने आपको 10 लाख रुपया लोन दिया, कितना दिया, 10 लाख, यहाँ पे दिया 5 लाख था, बट आप टाइम टू टाइम जितना निकाल रहे हो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी। तो ये क्या करता है, आपको 10 लाख देगा और 10 लाख पे पूरा का पूरा जो भी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10%, ये पूरा अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और ये जितना आप विड्रॉ करते जाओगे उस अकाउंट से उस पर चार्ज करता है। तो ये था लैंडिंग मनी। नंबर 4, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जो होता है ये जनरली डिमांड डिपॉजिट जो करते हैं, यानी जिनका करंट अकाउंट है, यानी जो करंट अकाउंट जिनका डिपॉजिट्स है, यानी जो चेक्स के थ्रू जो डिपॉजिट करते हैं वो लोग को ये फैसिलिटी दिया जाता है। तो ये आखिर होता क्या है, ये आखिर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, ठीक है, बट आपको अभी जरूरत है 15 लाख का। तो बैंक क्या करता है इस तरह के कस्टमर को जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं, तो बोला ठीक है आपको 15 लाख निकालना ना, आपको 15 लाख रुपए चाहिए, आप निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, 10 लाख रुपए मेरा खुद का था, हम निकाले 5 लाख, यानी बैंक आपको एक्स्ट्रा कितना दिया, 5 लाख। तो खुद सोचिए तो जरा कि 10 लाख पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या 15 लाख पे करेगा, या 5 लाख पे करेगा। जाहिर सी बात है 5 लाख पे करेगा, क्योंकि 10 लाख तो मेरा ही है, मेरा ही पैसा पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा वो, नहीं ना। 15 लाख पे भी नहीं करेगा, क्योंकि इस 15 लाख में 10 लाख मेरा जुड़ा हुआ। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, जो ओवर अमाउंट हम लोग विड्रॉन कर रहे हैं, इसी पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, कर तो लोगे, बट आप जितना ज्यादा निकालोगे, मतलब आपका अमाउंट छोड़ करके आप जितना एक्स्ट्रा निकाल रहे हो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता ही है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। कि आखिर कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, कैसे एक कस्टमर का पैसा से वो दूसरे कस्टमर को पैसा देता है, कैसे आखिर करता है। तो क्या होता है ये प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन पे के बारे में ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो इसके बारे में क्या क्या जरूरी है याद रखेंगे। तो इसके बारे में दो बात जरूरी है। जो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन है पूरा दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला है अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स, अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स, और दूसरा है लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग LRR बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो मनी क्रिएशन है ये पूरा प्रोसेस दो ही चीज पे डिपेंड करता है, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि किन दो चीजों पे मनी क्रिएशन बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, ठीक है, और लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये LRR का दो पार्ट होता है, याद रखिएगा, CRR और SLR। ये बताएंगे हम थोड़ी देर में आपको डिटेल में पूरे अच्छे से। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट होते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे मनी क्रिएशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनिशियल डिपॉजिट ID, यानी कि मान लीजिए 10,000, ठीक है, और ये जो LRR रहता है वो RBI तय करता है, याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। तो RBI ने बोला कि ठीक है LRR 10% कितना रख लो, 10% रख लो। याद रखिएगा इनिशियल डिपॉजिट 10,000 होता है
और LRR कितना होता है 10% होता है। तो आखिर प्रोसेस चलता कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसका ये मतलब होता है कि जितना बार भी से कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उसका मिनिमम परसेंटेज यानी LRR उसको रखना पड़ता है, कुछ पैसा अपने पास और कुछ पैसा RBI के पास एज अ रिजर्व। ध्यान से फिर से बोलूंगा कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना बार भी डिपॉजिट आएगा उसका मिनिमम परसेंटेज उसको एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड LRR। ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पर्सन ए था जिसने बैंक में कितना डिपॉजिट किया 10,000। तो हम अभी क्या बोले कि जितना बार भी डिपॉजिट आएगा उसका मिनिमम LRR कटता रहेगा। तो ए ने डिपॉजिट करा कितना 10,000, इसका LRR कटेगा 10%, यानी कि 10,000 का 10% यानी कि 1,000, ये चला गया रिजर्व। ठीक है, तो 10,000 का 1,000 रिजर्व कट गया, बचा कितना 9,000। ध्यान से, कोई कस्टमर ए आया पैसा अपना जमा करके चल गया। कोई भी कस्टमर एक बार में पैसा जमा करके फिर तुरंत विड्रॉ नहीं करता है, कुछ टाइम बाद ही जब जरूरत पड़ता है तब करता है। तब तक उसका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। देखिएगा ध्यान से, तो कोई कस्टमर ए था, उसने क्या करा डिपॉजिट करा 10,000, जिसका 10% LRR कट गया 1,000, बचा कितना 9,000। अब ये जो 9,000 था किसी पर्सन बी को एज अ लोन दे दिया गया, किसी पर्सन बी को एज अ लोन दे दिया गया, और बी ने क्या करा ये जो पर्सन बी था जिसको 9,000 रुपया लोन मिला था बैंक से, उसने 9,000 का पेमेंट किसको कर दिया सी को, और सी क्या किया वापिस से इसको बैंक में ला करके डिपॉजिट कर दिया। यानी अभी फ्रेश डिपॉजिट कितने का है 9,000। ध्यान से देखिएगा, ए ने जमा करा 10,000, LRR हमेशा 10% जितना तय किया गया उसको कटते रहेगा, तो 1,000 रिजर्व कट गया, 9,000 दे दिया गया बी को। तो बी क्या किया उसी 9,000 का पेमेंट कर दिया सी को, फिर सी ने उसको वापस से बैंक में लाके जमा कर दिया, यानी नया फ्रेश डिपॉजिट कितना है 9,000। तो हम क्या बोले कि जितना बार भी डिपॉजिट आएगा उसका LRR कटता रहेगा, क्योंकि ये 10%, यानी इस बार 9,000 का 10% कटेगा, यानी कि 900, ये चला जाएगा रिजर्व में, बचा कितना 8,100। फिर सेम चीज लेंडेड टू डी, किसी अनदर पर्सन डी को दे दिएगा, फिर सेम प्रोसेस चलेगा, फिर डी ने किसी और को पेमेंट करेगा, फिर ये 8,100 बैंक में आएगा, तो सो ऑन, इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है। तो लास्टली हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो इनिशियल जो सबसे शुरू में आया था कितना आया था 10,000 इनटू LRR कितना है 10%, आपको पता है कि परसेंट रहेगा तो इनटू 100। ध्यान दीजिएगा जरा, उसने क्या करा 10,000 का इनिशियल डिपॉजिट से कितना मनी क्रिएट कर लिया 1,00,000। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक हमारे पैसों से खेलती है। वो क्या करता है एक कस्टमर का पैसा से दूसरे कस्टमर को लोन देता है, तो इस तरह से पैसा क्या होता है जनरेट होता रहता है, और फाइनली उसने 10,000 से 1,00,000 रुपया क्रिएट कर लिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोवन प्रोसेस चलता जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो आपको इसी तरह एग्जाम्पल लेकर के एग्जाम में समझा देना है, तो आपको फुल मार्क्स आराम से मिल जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये सेट में मिल ही जाएगा एकदम पक्का है। तो इस तरह से उस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो क्या आ सकता है ये वाला आ सकता है, ठीक है, कि LRR और इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट का यूज कहाँ होता है तो मनी क्रिएशन के लिए होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मनी क्रिएशन के लिए आपको याद रखनी है वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा अमाउंट ऑफ
टोटल मनी क्रिएशन, अमाउंट ऑफ टोटल मनी क्रिएशन, ये बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा इनिशियल डिपॉजिट से। जैसे कि इनिशियल डिपॉजिट उस समय कितना था 10,000 और मनी क्रिएशन कितना किया था 1,00,000। तो हमेशा टोटल मनी क्रिएशन का जो भी वैल्यू है इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा सी एक टर्म है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 1,000 रुपये जमा किए, इस 1,000 से वो कितना मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5, उसने कितना कर लिया 5,000 क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट का यूज करके उसने कितना पैसा क्रिएट कर लिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। ये क्या होता है 1/LRR, यानी कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR कर रहे थे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इनिशियल डिपॉजिट इंटू MM, इनिशियल डिपॉजिट इंटू MM, याद रखिएगा। ठीक है, और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, टोटल मनी क्रिएशन और LRR। ठीक है, टोटल मनी क्रिएशन और LRR में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि इनवर्स। नेगेटिव यानी इनवर्स, इसका मतलब अगर LRR बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन घटेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर LRR घटेगा तो मनी क्रिएशन बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन। इसके एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट था 10,000, LRR है 10%, तो आप टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला यूज करोगे, कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 1/10% यानी 100, तो कितना हो गया 1,00,000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर से इनिशियल डिपॉजिट अभी भी 10,000 है, LRR बढ़ा देते हैं 20%, कितना कर दिया 20%। फिर से आप फॉर्मूला यूज करोगे टोटल मनी क्रिएशन का, तो 10,000 इंटू 1/20% यानी इंटू 100, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 10,000 इंटू 5 करोगे जो कि आ जाएगा 50,000। तो क्या दिखा हमको, जब LRR 10% था तो मनी क्रिएशन था 1,00,000, जैसे ही LRR बढ़ गया तो मनी क्रिएशन घट के कितना हो गया 50,000। तो यही शो करता है कि LRR में और मनी क्रिएशन में इनवर्स रिलेशन है। अगर LRR बढ़ेगा तो ये घटेगा और LRR घटेगा तो ये बढ़ेगा। इस पॉइंट को अच्छे से याद करके रखिएगा। हाँ जी, तो कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसको हम लोग RBI बोलते हैं, आपको पता होगा। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। क्या होता है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब आप बोल सकते हो ये पापा है। सेंट्रल बैंक क्या है, पापा है। कॉमर्शियल बैंक क्या है, इनके बच्चे। ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या है, पिताजी हैं। क्या है, पापा। कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे देश के जितने भी मॉनेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करते हैं, डायरेक्ट करता है, ऑपरेट करता है। ध्यान रखिएगा, दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, पापा, फादर है। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक इनके क्या हो गए, बच्चे। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब मेन मीनिंग है हेड, सबसे ऊपर। ठीक है, जो कि हमारे कंट्री के
ठीक है, या फिर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री का क्या करता है, मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है या फिर ऑपरेट करता है। तो ये क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक की तरह पब्लिक से डील नहीं करता, ध्यान रखिएगा। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, पब्लिक से डील करता है, ये डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता है। और इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कॉमर्शियल बैंक का मोटिव था प्रॉफिट कमाना, बट इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो बहुत सारा फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो आखिर कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, कोई भी दो फंक्शन दे देगा और बोलेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहला फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ इशू। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमारे कंट्री में जितना भी नोट्स है उसको इशू कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है कि जितना भी करेंसीज वगैरह है उसको इशू करना। ठीक है, तो बस एक बात ध्यान रखना है आपको, याद से एक बात ध्यान रखना है, क्या कि 1 रुपया का नोट और कॉइन्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशंस, इसको आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। 1 रुपया का नोट और सारा कॉइन्स ये नहीं करता, ये कौन करता है, आपको पता होगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिर्फ 1 रुपया का नोट और हर सिक्का, उसके अलावा कौन करता है, आरबीआई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीआई क्या करता है, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है कि बैंक ऑफ इशू, करेंसीज वगैरह को इशू करवाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, बैंकर्स बैंक, मतलब ये जितने भी अदर बैंक्स हैं, हम बताए ना अभी कि ये क्या है, पापा है। ठीक है, बाकी कॉमर्शियल बैंक क्या है, इसके बच्चे। तो जितने भी इसके बच्चे हैं यानी कि कॉमर्शियल बैंक, सबके लिए क्या करता है, बैंक का काम करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को बैंक कहलाने के लिए दो काम करना जरूरी है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और गिविंग लोन्स। तो ये दोनों काम करता है, यानी जो भी कॉमर्शियल बैंक्स है तो उसके जितने भी सरप्लस है, उसके जितने भी रिजर्व है, ये लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स के रूप में। अगर जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा का जरूरत पड़ता है तो कहां से लेता है, सेंट्रल बैंक, तो लैंड्स मनी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों काम कर रहा है ना, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है और लोन भी दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, इसलिए क्या कहलाया, बैंकर्स ऑफ बैंक। ठीक है, थर्ड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करता है, क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए बैंक का। अब चाहे आपका गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए बैंक का काम करता है, यानी दोनों से ही एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और दोनों को ही लैंड्स मनी, मनी देता है। यानी लोन का जब जरूरत पड़ता है तो आरबीआई देता है, यानी सेंट्रल बैंक देता है, और डिपॉजिट भी अगर एक्सेप्ट करना हो तो ये लोग इसका पैसा रखता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या कहलाया, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ, जो कि एग्जाम में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, फोर्थ फंक्शन, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम दे देगा। ठीक है, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और इसमें ये रहेगा लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजोर्ट का मतलब है आखिरी उम्मीद। कॉमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, सारा एकदम थक गया, हार गया, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ है, तो लास्टली कहाँ पहुंचेंगे, मान लीजिए आपको पैसा का जरूरत है, कोई दोस्त हेल्प नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव काम नहीं आ रहा है, तब आप कहाँ जाएंगे, पापा के पास। तो उसी तरह कॉमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा, पापा के पास, जो कि है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इससे कुछ सिक्योरिटीज लेगा, फ्री में कुछ नहीं होता,
और बदले में उसको क्या दे देगा, लोन दे देगा, पैसा दे देगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कि जब कहीं से भी पैसा नहीं आएगा तो लास्टली पहुंचेगा पापा के पास, और पापा अपना बच्चा को आराम से पैसा दे देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व क्या है, कि जैसे हम लोग कुछ भी एक्सपोर्ट वगैरह बाहर कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, तो ऑब्वियस है भाई बाहर करोगे, मान लीजिए अमेरिका से डील कर रहा है, डॉलर मिलेगा, है ना, तो ये क्या है मेरा फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रहता है उसका रिजर्व कौन रखता है, उसका कस्टडी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ध्यान रखेंगे कौन करता है, सेंट्रल बैंक। यानी कि हमारा इंडिया में आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड रिजर्व का कस्टडी करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन था सेंट्रल बैंक का। तो इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आता है एग्जाम में वो है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको पता है कि क्रेडिट को क्रिएट करता है कौन, कमर्शियल बैंक, और उस क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही चैप्टर से रिलेटेड ये जो टॉपिक है आपको एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में मिलेगा। यानी अगर अभी आपको समझ में आ गया तो वहां भी कंप्लीट हो गया। इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी पैसा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जिस वजह से लोगों का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। इस केस में डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि भाई पैसा बहुत ज्यादा उनके पास है उस टाइम पे। इसलिए सारा गुड्स और सर्विसेज जो भी प्राइसेस है सबका बढ़ जाता है। यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे, ये बात याद रखिएगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ता है, जिससे लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और सारा गुड्स और सर्विसेज महंगा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ रहा है तो फायदा भाई, उस समय प्राइस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे। फिर इसी तरह फिर होता है डिफ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन समझ में आ गया तो रटना नहीं है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे डिफ्लेशन। तो इसमें क्या होगा, मनी सप्लाई घटता है, जिस वजह से लोग कम डिमांड करते हैं, जिस वजह से सारा गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, सस्ता हो जाता है। तो मनी सप्लाई यहाँ पे कम होता है, तो जिससे डिमांड भी कम होता है। ठीक है, और जिससे प्राइसेस क्या होता है, कम होने लगता है। तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। इसी सिचुएशन को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। इसके कुछ बहुत सारे मेजर्स हैं, यानी हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा मेजर्स है जिसका यूज करके वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसके मेजर्स को इस तरह बांटे गए हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का पहला कौन है, बैंक रेट। पहला क्या है, बैंक रेट। ध्यान से समझिएगा, पहले ये टर्म समझ लीजिए होता क्या बैंक रेट। तो बैंक रेट होता क्या है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट में सेंट्रल बैंक यानी कि पापा कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो बैंक रेट क्या है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, भाई लोन दिया तो फ्री में नहीं देगा, बदले में क्या लेगा, लोन का अमाउंट तो लेगा ही, लेकिन साथ में इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम रखा गया है बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट अब ध्यान से समझिएगा कि आपको इन्फ्लेशन के टाइम पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन का है तो बैंक रेट के टाइम पे क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इन्फ्लेशन है, इसको करेक्ट करना है ना, इन्फ्लेशन करेक्ट कैसे करेंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हमको लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, मतलब पैसा लेना है। हम लोग यानी सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा कि मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं। ठीक है, तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, क्योंकि पहले से ही बढ़ा हुआ है, और पैसा दोगे तो और सिचुएशन खराब होगा। यानी आपको ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को घटाना है और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को बढ़ाना है।
तो कैसे घटेगा भाई? तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट को क्या कर दिए? बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ा देगा। इससे होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। बैंक रेट बढ़ा यानी कॉमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा लोन, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा? पब्लिक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, जिससे लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि लोग अब ज्यादा लोन लेंगे नहीं, क्योंकि अगर लोन लेंगे तो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लोगों के हाथ का पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब लोगों का हाथ का पैसा कम हुआ तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ाने का मतलब इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट, अगर हमको कोई चीज महंगा मिल रहा है तो हम भी तो आपको कोई चीज महंगा में ही ना देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिला, तो पब्लिक को भी वो क्या करेगा? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, जिससे मनी सप्लाई घट जाएगा, पब्लिक को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। तो आपको रटना नहीं है ना? आपको ना क्या करना है? स्मार्ट बनना है। इंटेलिजेंट स्मार्ट में क्या डिफरेंसेस है कि मान लीजिए टोटल 10 फॉर्मूला है, 5 ए है और 5 बी है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो जो इंटेलिजेंट रहेगा ना वो क्या करेगा? 5 + 5 10 और रट जाएगा। बट जो स्मार्ट रहेगा वो क्या करेगा? 5 सिर्फ ए वाला याद करेगा और उसको पता है कि बी वाला क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर आपको ये याद होगा तो इसका तो जस्ट क्या करना? उल्टा करना है। तो वही केस यहाँ करना। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया तो डिफ्लेशन में उसका उल्टा हो जाएगा। इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाते हैं, डिफ्लेशन में क्या करेंगे? बैंक रेट को घटा देंगे, ताकि कॉमर्शियल बैंक को सस्ता में लोन मिले, ताकि वो पब्लिक को भी फिर सस्ता में लोन दे, जिससे मनी सप्लाई बढ़े, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग अपना डिमांड बढ़ा देगा। तो आपको अगर इन्फ्लेशन याद है तो डिफ्लेशन में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है। तो बैंक रेट के बाद आता है रेपो रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट ना सेम है। बैंक रेट में भी सेंट्रल बैंक लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को, रेपो रेट में भी सेंट्रल बैंक देता है कॉमर्शियल बैंक को। तो डिफरेंस क्या है? ये होता है लॉन्ग टर्म, जो बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लोन होता है, और ये होता है शॉर्ट। ठीक है। इसका जनरली होता है 1 to 14 डेज। कितना होता है? 1 to, मतलब कम अमाउंट ऑफ लोन कुछ दिन के लिए चाहिए तब वो रेपो रेट पे लेता है, बट बड़ा अमाउंट चाहिए काफी ज्यादा दिन के बाद वो देगा तो बैंक रेट। तो जब दोनों का मीनिंग सेम है तो दोनों का कंक्लूजन भी सेम आएगा। मतलब इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाते थे तो रेपो रेट को भी इन्फ्लेशन में बढ़ा देंगे, डिफ्लेशन में बैंक रेट को घटाते थे तो रेपो रेट को भी डिफ्लेशन में घटा देंगे। ठीक है। फिर आता है CRR। बताया था ना मैंने कि मैं इसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। कैश रिजर्व रेशियो, फुल फॉर्म है इसका कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, इस डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज, इस डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज एज अ कैश रिजर्व, एज अ कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास। इसी को बोलते हैं सीआरआर। जितना बार भी डिपॉजिट आ रहा है कॉमर्शियल बैंक का, उसका मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व। कहाँ पे? आरबीआई के पास। इसको बोलते हैं सीआरआर। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर को बढ़ा देगा। सीआरआर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सीआरआर बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आ रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा कौन रख लेगा? आरबीआई। यानी कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड नहीं बचेगा। जब ज्यादा फंड नहीं बचेगा तो वो ज्यादा लोन ऑफर नहीं कर पाएगा। जब ज्यादा लोन ऑफर नहीं कर पाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और मनी सप्लाई घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सीआरआर शुरू में 10% था और कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया था 20,000। हम क्या बोले कि सीआरआर को, जो भी डिपॉजिट आता है उसका सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास। तो भाई 20,000 का 10% यानी कि 2,000 रखना पड़ेगा। कहाँ? आरबीआई के पास। तो बचा कितना? 18,000। यानी कॉमर्शियल बैंक के पास अभी हाथ में कितना पैसा है? 18,000। यानी वो कितना तक का लोन दे सकता है? 18,000 तक का। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन है
तो हमको लोगों को ज़्यादा लोन देना है कि कम लोन देना है? कम लोन देना है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा लोगों के पास ज़्यादा है। तो कम लोन कब देंगे? जब आप सीआरआर को बढ़ा दोगे। आरबीआई क्या किया, बोला कि इन्फ्लेशन है तो सीआरआर बढ़ा देते हैं 20%। तो 20,000 का 20%, यानी कि 4,000। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके पास पहले कितना था, 20,000 मान लीजिए, ठीक है। अब सीआरआर कितना कट रहा है, 4,000। तो अब लोन कितना ऑफर कर पाएगा? पहले लोन दे पा रहा था 18,000, अब सिर्फ कितना ऑफर कर पाएगा, 16,000। तो मनी सप्लाई घटा कि नहीं घटा? इन्फ्लेशन में यही तो करना है, मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, उसको घटाना है। तो मनी सप्लाई कब घटा? जब आप सीआरआर 10% से 20% बढ़ा दिया। यानी इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ा देंगे और डिफ्लेशन में सीआरआर को घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फिर से। उसके बाद आता है एसएलआर। इसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये भी डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज होता है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड एसेट्स। ठीक है, किसका होता है, लिक्विड एसेट्स का मिनिमम परसेंटेज होता है। याद रखिएगा, सीआरआर एसएलआर में क्या डिफरेंस है, ये रखता है आरबीआई के पास, ये ऐसा रिजर्व जो कि कहाँ रखता है, आरबीआई के पास, और ये खुद कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ध्यान रखिएगा। और आपको बताए थे हम कि सीआरआर और एसएलआर दोनों एक ही टर्म का पार्ट है, यानी एलआरआर। जब दोनों सेम टर्म का पार्ट है तो दोनों का कंक्लूजन भी सेम होगा। यानी सीआरआर को बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन में तो एसएलआर को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। डिफ्लेशन में सीआरआर को घटाते थे तो एसएलआर को भी क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट है OMO, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये होता क्या है, इसमें क्या करता है ना आरबीआई, वो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज को कॉमर्शियल बैंक्स को, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को या तो सेल करता है या तो परचेज करता है, ध्यान रखेंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, या तो उस सिक्योरिटीज को सेल कर देता है या तो कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को परचेज करता है। अब आपको ध्यान रखना है, खुद सोचिए कि इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करना फायदेमंद रहेगा या फिर परचेज। आपको इतना पता चल गया कि इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए जो मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है इसको घटाना है, यानी कि कमर्शियल बैंक के हाथ से पैसा लेना है। तो पैसा कब लोगे, जब आप सेल करेंगे, जब आप क्या करेंगे, सेल। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। तो कॉमर्शियल बैंक के हाथ में क्या आया, सिक्योरिटीज, क्योंकि ये खरीद रहा है, और कॉमर्शियल बैंक के हाथ से क्या चला गया, पैसा, यानी क्या बोल सकते हैं एक तरह से फंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई क्या किया, कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज सेल कर दिया। ठीक है, सेल करने से क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक का हाथ का पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो जब कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड बचा नहीं तो ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा, जब लोन नहीं दे पाएगा तो मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो बढ़ा हुआ डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो इन्फ्लेशन में सेल होगा तो डिफ्लेशन में क्या करेंगे, परचेज करेगा, ताकि वो कमर्शियल बैंक से परचेज करे और कमर्शियल बैंक को पैसा दे। तो पैसा देगा तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, ज्यादा फंड आ जाएगा, ज्यादा फंड आ जाएगा तो जो मनी सप्लाई घटा हुआ था वो बढ़ने लगेगा, जिससे डिमांड भी बढ़ जाएगा, फिर सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था क्वांटिटेटिव मेथड, ध्यान रखेंगे ये सारा क्या था, क्वांटिटेटिव मेथड। तो इसमें आपको खास करके बता दे रहे हैं बैंक रेट, सीआरआर और एएमओ। ठीक है, ये तीन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो जो लास्ट मेथड है जिससे वो कंट्रोल करता है क्रेडिट को, वो है क्वालिटेटिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आखिर पहला कौन है, फर्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ध्यान से इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। फॉर मान लीजिए पर्सन ए है,
ठीक है। इसके पास कोई एक घर है, देखो भाई फिर से बोलेंगे, ठीक है, मेरा ड्राइंग को जज ना करें, काफ़ी खराब है मेरा ड्राइंग, ठीक है, तो उसको जज नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या है। तो मान लीजिए कोई एक पर्सन ए है जिसका घर का वैल्यू 40 लाख, ठीक है, कितना है? हाँ समझ रहे हैं 40 लाख वाला घर नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना है इसका वैल्यू? 40 लाख, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना है? 40 लाख रुपए, ठीक है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी पर्सन अगर मान लेते लोन लेने आता है, किसी भी पर्सन को अगर लोन चाहिए होता है तो फ्री में नहीं। अब मान लीजिए अगर आपके होने वाले ससुर बैंक मैनेजर है तो वो आपको फ्री में लोन नहीं दे देंगे कि हाँ ससुर जी हमको 40 लाख रुपया चाहिए तो हमको लोन दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आखिर है तो वो क्या, बैंक मैनेजर, वो क्या बोलेंगे, बेटा लोन तो हम आपको देंगे बट बदले में आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा जिसके बदले आपको हम कुछ पैसा दे पाए। फ्री में ऐसा नहीं होगा कि ले लो भाई, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए कोई पर्सन ए है जिसका सिक्योरिटी क्या है, घर, जिसका वैल्यू कितना है, 40 लाख रुपए। तो बोलता है कि जो भी सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू होगा, जो भी सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू होगा, इसमें से मिनिमम परसेंटेज कट किया जाता है। मिनिमम परसेंटेज फॉर एग्जांपल के लिए 10%। तो आपको पता है कि 40 लाख का 10% होता है 4 लाख, ठीक है। इसी 4 लाख को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी आपका वैल्यू का जो आपका प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है उतना आपको लोन नहीं मिलेगा, उससे कम मिलता है। कितना मिलेगा, यानी ये हो गया लोन ग्रांटेड। 40 लाख का प्रॉपर्टी जिसका मार्केट वैल्यू है 40 लाख रुपया, तो उसमें से 10% मिनिमम काट लिया गया, इसकी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो 40 लाख का 10% यानी 4 लाख जो कि कट गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बचा कितना, 36 लाख। तो हम लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन एक्चुअली ग्रांटेड। देखिएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज यानी जो कि था 40 लाख एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड जो कि था 36 लाख। तो दोनों का डिफरेंस बोला है, कितना आएगा, 4 लाख। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया होगा अब आपको कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो अब खुद से सोचिए, इन्फ्लेशन में, किसमें, इन्फ्लेशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे? हमको क्या, हम पहले ही बताए थे, इन्फ्लेशन में ऑलरेडी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, हमको पैसा छीनना है, कम करना है। तो कम कब करेंगे, जब आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दोगे। अभी मान लीजिए उसको कितना लोन दे रहे थे, 36 लाख, बढ़ा के देख लीजिए, मानते हैं 20% कर दिए, तो 40 लाख में से 20% काट लो तो कितना हो जाएगा, 8 लाख, ठीक है। यानी आप लोन कितना ऑफर करोगे आप, 32 लाख। तो मनी सप्लाई घटा कि नहीं, पहले 36 लाख तक का लोन दे रहे थे यानी 36 लाख, आप कितना दे रहे हैं, 32, है ना। तो मनी सप्लाई कब घटा, जब आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट को 10% से 20% बढ़ा दिया। यानी इन्फ्लेशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा और डिफ्लेशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट घटेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है मोरल सुएशन। इसमें क्या होता है ना कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, पहले आराम से समझाता है कि मुन्ना ऐसा करना है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से लोन देना है। इन्फ्लेशन है तो कम लोन दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, और डिफ्लेशन है तो खुल के लोन दीजिए। तो इसको बोलते हैं मोरल सुएशन, कि आप सिचुएशन के हिसाब से लोन दीजिए, ठीक है। थर्ड, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्या है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट? इसका मतलब होता है
फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास, मतलब क्रेडिट जो भी दे रहे हैं हम लोग उसको फिक्स कर दिया जाता है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ए से रिलेटेड आया सेक्टर है, कोई बी है और कोई सी है, तो बोल दिया गया कि ए वाला जो सेक्टर है ना इसको 5 लाख से ज़्यादा लोन नहीं देना, ठीक है। इसको बोल दिया 10 से ज़्यादा मत देना, इसको बोल दिया 20 से ज़्यादा। तो क्या कर दिया गया कि पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लोन का अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास, राशन कर देते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए कि जितना भी मेजर्स है, खास करके मैं बता रहा हूँ जितना भी मेजर्स है, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव था या फिर क्वालिटेटिव था, उसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। सिचुएशन इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का दे देगा और कोई पर्टिकुलर एक मेजर दे देगा, बोलेगा कि इसको क्या करेंगे, उस समय बढ़ाएंगे घटाएंगे, वो आपको पता करना होगा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है, मैं बता दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, दोनों का फंक्शन अच्छे से कीजिएगा। थर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जो कि कॉमर्शियल बैंक करता था, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लास्ट वन, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, सेंट्रल बैंक का पॉलिसी अभी जस्ट पढ़े हम लोग, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, दे सकता है। तो इतना सारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इतना करके जाओ, आपका 6 में से आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरा दावा है। आप इतना करके जाइए, आप आराम से अच्छा स्कोर करके ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद है आप लोगों को अब मनी एंड बैंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन बताने का 100% कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।